बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में लॉकडाउन जो है उसमें मज़ीद सख्ती करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस फैसले पर भी गौर किया जा रहा है कि जुमरात से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए, जो कि अब केयर फॉर यू को कर्फ्यू में बदल दिया जाए। 4 दिन तक तकरीबन कर्फ्यू लगाने का इम्कान है, जिसमें ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए कुछ देर का वक्फ़ा भी दिया जाएगा। इसके अलावा यानी लोगों में इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात व इत्तलात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, अब सिंध में लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि इस फैसले पर गौर किया जा रहा है कि अब 4 दिन के लिए सिंध में कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, इसमें लॉकडाउन में ही सख्ती की जाएगी। जिस तरह कल रात से आपको शेयर भी किया था कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मुकम्मल जो पहले खुली रही थी, जिनके लिए कहा गया था, उनको बंद कर दिया जाएगा। किराना स्टोर हो गए या जनरल स्टोर्स, ग्रोसरी के स्टोर्स और दीगर और भी कुछ स्टोर्स थे इस तरह के। लेकिन इसको मजीद सख्त करते जाएंगे। कर्फ्यू का कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जी ये कल से लग जाएगा या परसों से लग जाएगा। लेकिन अगर जो जिस तरह हम चाह रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों तक रहें और ज्यादा बड़े मजमे ना हो, ज्यादा आपस में ना मिले और इकट्ठे ना हो, उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ला मोहल्ला हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हम नहीं जाना चाहते। लेकिन इस वक्त तक तो यही है कि इसको मजीद सख्त किया जाएगा। उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। देखें, 80% से ज्यादा अमल हो रहा है। बिल्कुल, कहीं पे ये शिकायत आ रही हैं तो हम उन्हें समझा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। ये खुशी से ये फैसले नहीं किए, लेकिन अब ये उनके भले की बात कर रहे हैं कि अगर वो कुछ इसमें सब्र करेंगे तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगे हम। और जो दूसरा इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा जिस पर भी काम हो रहा है वो यही है कि लोगों को कैसे पहुंचाएं जो राशन या पैसे, किस तरह जो लोग जिनका डेली जो कमाने खाने वाले हैं या जो खुद भी कमाते हैं, घर वालों को भी खिलाते हैं, उनके लिए भी हमारा वो शुरू है रिलीफ का काम। और जिसमें मुख्तलिफ जो इदारे हैं, ईदी हैं, सैलानी, चीपा, जेटीसी, अल खिदमत, आलमगीर, मेमन, बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और बेहतरी आएगी उसके लिए, और पूरी सिंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह इस तरह की चीजें पहुंचा दी जाए। शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत के इक़दामात की वजह से कोरोना के फैलाव को बहुत हद तक रोका गया है। नंबर ऑफ न्यू केसेस जितने दिन हो चुके हैं कोरोना को पाकिस्तान में आए हुए, इस हिसाब से पाकिस्तान बहुत अच्छी इस वक्त प्रोग्रेस पे है कि कोरोना को रोकने में बहुत कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है। आप क्या समझते हैं, मजीद कितने दिनों में इस पे काबू पाया जा सकेगा? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन हमें बड़ी तशवीश है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कि कितना ये फैल चुका है, कितने लोगों में है। क्योंकि इसका ये नहीं होता कि अगर किसी को पॉजिटिव है तो वो बहुत बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो दूसरों को ये इस वायरस की इसमें लाता रहता है, और वो लोग इससे जरूर वो होते हैं जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उसी खतरे से बचना है, क्योंकि फिर वो हमारे पास वसाइल जो है वो इतने नहीं है कि हम लोग आप देख सकते हैं कि जो दुनिया की डेवलप मुल्क हैं, बड़े ममालिक हैं जिनके पास हर तरह से फैसिलिटीज हैं, वही इसको कैटर नहीं कर पा रहे। वहां भी इतनी सहूलियात नहीं है। तो हम जो तरक्की पजीर मुल्कों में आते हैं, और आपको इल्म भी है हमारी सारी चीजों का, तो उस खतरे से बचने के लिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इस तरह के सख्त इकदाम करने पड़ रहे हैं कि अपने लोगों को इस चीज से बचाएं कि वो जो एक बड़ा
सामने नजर आ रहा है, अगर वो इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है और लोग इसमें ये वायरस फैल जाता है, और जो कमजोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको ये लग जाता है, तो वो फिर बहुत तशवीशनाक बात है। उसी से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आपके तवज्जुह से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको, खुदारा इस पर अमल करें और खामखा बिला जरूरत के घर से ना निकलें। हमें अंदाजा है कि घरों में रहना भी बड़ा इशू होता है, बहुत सारी और चीजें, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को या हेस्को, सेप्को को, दीगर इदारों को सख्ती से कहा हुआ है कि वो लोड शेडिंग ना करें और बिजली बंद ना हो, कि लोग घरों पे रहें, तो एंटरटेनमेंट तो हो। इसी तरह केबल वालों को भी कह दिया गया है कि वो भी अपना जो उनका जो होता है वो सिस्टम उनका चलता रहे, ताकि बैठने। शाह साहब, इंटरनेट पैकेजेस के हवाले से कोई फैसला किया गया है कि जो सार्फिन घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब बहुत से ऐसे भी सार्फिन हैं जिनके इंटरनेट पैकेजेस या तो एंड होते जा रहे हैं या जाहिर सी बात है महीना पूरा होगा तो डिस्कनेक्शन पे भी चले जाएंगे, उस सूरत में क्या किया जाएगा सर? उनके लिए भी कह रहे हैं उन्हें कि वो भी सिलसिला चलता रहे, और फिर देखें ये सारी चीजें तो हैं उसमें आती हैं, लेकिन कई जगह पे तो खाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम है। तो हमारी पहली कोशिश तो ये है कि रिलीफ वहां तक पहुंचाएं, राशन की सूरत में या कैश की सूरत में, कि वो लोग उनके घर चल सके। शाह साहब एक बात, जी सर आप कंप्लीट कर लें फिर। मैंने कहा बहुत सारे इश्यूज हैं और ये इजी इशू नहीं है, और ये कोई हमने अपने शौक से नहीं लगाया, कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे या कोई और सिलसिला नहीं है जिसकी वजह से लगाया है। तो ये थोड़ी कमी भी होगी और मे बी हम उतना ना कर सकें जितनी जरूरत है लोगों की या जो भी है, लेकिन अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हर लिहाज से उन तक कुछ न कुछ जरूर पहुंचाएं ताकि वो कुछ बेहतरी की तरफ जाया जा सके। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आएंगे और 100% जो है वो जाहिर है पूरा नहीं आ सकते हम लोग कि सबके पास पहुंचे, और ये सारी चीजें लाइट हो गई, गैस है या इंटरनेट की आप बात कर रहे हैं, दीगर एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कहीं पे ये जो इंटरनेट की सहूलत में भी ना हो सके, कहीं और इश्यूज रहते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि बचना, अगर जिंदा रहेंगे तो ये सारी चीजें फिर आगे आ जाएंगी। 10-15 दिन में कुछ नहीं जाता, और अगर इस पर मुकम्मल अमल हो गया तो ये 10-15 दिन रहेगा। अगर इस पर अमल नहीं होता तो फिर और भी वक्त लग सकता है। शाह साहब, लोग ये कह रहे हैं कि यह जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि जब तक एक भी मरीज कोरोना का बाकी रहेगा जिसमें कि कोरोना का वायरस मौजूद होगा, वो 1 से सैकड़ों होने में देर नहीं लगती। यानी जिस कदर भी लॉकडाउन करें, जब तक कि कोरोना के तमाम पेशेंट्स ट्रीट नहीं हो जाते और बाहर से आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पे बंद ना कर लिया जाए, चाहे शहरों की हद तक या सूबे की हद तक, जब तक इसे रोक के नहीं रखा जाएगा। जिस तरह एक पेशेंट कोरोना का पाकिस्तान में आया, चंद आए और उसके बाद ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई, इस तरह ही दोबारा भी 1 से 100 होते देर नहीं लगेगी। सर, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और इसकी यही तो है कि वायरस ये अगर कोई किसी के है वो खुद बीमार नहीं होता, लेकिन दूसरों को वो वायरस लग सकता है, और फिर वही जैसे बात की जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनके लिए ये नुकसानदेह है। तो ये बिल्कुल है जी, इसमें हम सब ने मिलकर काम करना है। मीडिया के बड़े हम शुक्रगुजार हैं कि वो बहुत पॉजिटिव इसमें आ रहे हैं, और पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आप लोग चला रहे हैं और दीगर भी चीजें। तो ये सब ने मिलकर और हम सबका ये काम है, मुश्तरका काम है। अच्छा सर, यहाँ कुछ तनकीद भी देखने में आ रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से। उनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन लॉकडाउन से मुल्क की मईशत पे जितने बुरे असरात पड़ रहे हैं वो शायद सूबाई हुकूमतें नहीं सोच रही हैं। सर, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, हम किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ये फैसला कर लेना चाहिए। देखें, वो लॉकडाउन दीगर सूबों में भी उन्होंने शुरू कर दिया है। आपकी ट्रेन सर्विस बंद है, आपकी एयर सर्विस बंद है, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, बस सर्विस बंद है, आपकी इंटरसिटी भी और इंटर प्रोविंशियल भी। तो बाकी क्या रह गया है बाकी चीजों में? तो अगर मुश्तरका फैसला होगा तो उसको अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे तो लोगों को रिलीफ भी बेहतर तरीके से पहुंचा सकेंगे। जो आप कह रहे हैं, इंटरनेट भी प्रॉपर तरीके से हर जगह पे खुला रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आ सकती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों
इस बात को फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि ट्रेन सर्विस उन्होंने बंद की है, फेडरल के उसमें आती है, एयर सर्विस उनकी है, उन्होंने बंद की है। तो अब क्या ऐसे ही कह सकते हैं कान को इधर से पकड़ लें या घुमा के पकड़ें, बात तो वही है। अच्छा सर, 50 लाख के करीब मास्क जो हैं वो भी कराची पहुंच चुके हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इसे रिसीव भी किया है। चाइना की तरफ से ये ग्रांट जो है ये पाकिस्तान के लिए तोहफा भेजा गया है, क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं उनके इस एफर्ट को, चाइनीज गवर्नमेंट को, कि उन्होंने ये भेजा, ये पूरे मुल्क के लिए भेजे हैं। और सीएम साहब ने फिर उनकी जिस तरह वो बाइफरकेट करना है उनको, जो जो उसमें लिखा हुआ है जिस तरह आया है उसी तरह दूसरे सूबों में भी उनको भेजा जा रहा है। और हमने उनसे ये भी कहा है कि हमें माहिरीन भी भेजें, ताकि उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले इस पूरे इस वायरस से मुकाबला किया है और बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया है, तकरीबन ख़त्म होने को है वहाँ पे। तो हमें उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी चाहिए और फिर और इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जिनके लिए उनसे बात हुई है और उन्होंने उसमें भी हामी भरी है। अच्छा सर, आज उलमा इकराम जो हैं उनकी जानिब से एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है गवर्नर हाउस में कराची में, और उसमें ये कहा गया है कि बाजमात नमाजें बंद नहीं की जाएंगी। जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, अगर वो ना आना चाहें तो घर पे जमात करा सकते हैं, घर में भी ये वो किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता इज्तिमात से परहेज़ किया जाएगा, लेकिन बाजमात नमाजें मस्जिद में जारी रहेंगी। क्या कहते हैं सर आप? जी, ये मजहबी इशू है, इसमें मैं कोई ऐसी राय नहीं दे सकता, लेकिन जितनी एहतियात की जाए उतनी कम है और इस पे एहतियात करना चाहिए। और उलमाए किराम जो है वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और उलमाए हक की सब लोग बात सुनते हैं, तो उनको इसमें सही बात उन्होंने कही है। लेकिन मजीद जिस बात का तकाजा है कि जिस तरह बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे जो उलमाए किराम है उन्होंने कहा है कि अगर नमाज़ें घर पे भी पढ़ी जाएं तो वो भी बेहतर है, लेकिन जाहिर है हम कभी भी मसाजिद के बंद होने की तो बात नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात व इत्तलात हुकूमत सिंध, हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से इंसान को अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए एहतियात करनी चाहिए। जो कुछ सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं वो तमाम आवाम की भलाई के लिए किए जा रहे हैं। मेरा नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आज उलमा इकराम ने एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नर हाउस कराची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि वबाएँ अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और इसमें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। यानी बाजमात नमाज अगर कोई चाहे तो घर पे भी अदा कर सकता है, महरम के साथ जो है वो बाजमात नमाज अदा की जा सकती है। इसके अलावा तिब्बी बुनियादों पर हुकूमत जो है वो नहीं रोक सकती। अगर डॉक्टर किसी को मशवरा दें कि वो बाजमात नमाज ना पढ़े तो फिर अलग बात है। इसी तरह यानी मुजतबा अफराद जो हैं, यानी ऐसे लोग जिनमें ये शुबा है कि शायद वो कहीं कोरोना का शिकार हो सकते हैं, उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। 50 साल से ज़ायद जो अफराद हैं, जो बीमार हैं, वो मस्जिद ना आना चाहें तो ना आएँ। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वज़ू जो है वो घर से करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुन्नतें और नवाफिल घर पे ही अदा करें, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वो मसाजिद में अदा की जाएंगी। जो लोग बाजमात नमाज अदा करना चाहते हैं वो मसाजिद आ सकते हैं, चाहे मसाजिद, इमाम बारगाहें, ये तमाम इबादत गाहें जो हैं ये खुली रहेंगी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्लामा साहब, एक खुशाइन बात है कि तमाम जो उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान हजरात हैं, वो सब एक जगह एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफ़िक हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में आई है। सर, बाजमात नमाज़ों के लिए कहा गया है और ख़ास तौर पे मसाजिद, इमाम बारगाहें तमाम खुली रहेंगी। जो लोग सेहतमंद हैं, जो मसाजिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं, वो नमाज अदा कर सकते हैं। क्या कहते हैं सर आप?
जी, बहुत एक अच्छा मंजर था। ये हम 2 दिन से गुफ्तगू हमारी हो रही थी, मुसलसल मीटिंग्स हमारी हो रही थी, और मैं इसमें पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को भी आफरीन कहूँगा कि वो सबब बने हम सबको बिठाने का। और हमारी गुफ्तगू में बहस रही बड़ी तवील, बड़ी तमाम पहलुओं पर गौर। इस बात को भी सोचा गया कि कैसे अल्लाह का घर बंद कर दिया जाए, कैसे अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को कहा जाए कि वो ना जाए। खाना काबा में या हरम इमाम हुसैन में, हरम हजरत इमाम रज़ा में, ये हरम बंद नहीं हुए हैं, बल्कि वहाँ लोगों के आमद और रफ्त को महदूद किया गया है। तो जब आपका घर मेरा घर बंद नहीं है तो अल्लाह का घर कैसे बंद होगा? तो घर बंद अल्लाह का नहीं होगा, बल्कि हमने ये कहा कि क्योंकि फुक़हाए इमामिया, मराज तक़लीद इमामिया का फतवा आ चुका है और पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन का इत्तेफाक राय है कि हमें नमाज जमात और नमाज जुमा को कुछ अरसे के लिए रोक दिया जाना चाहिए, रोक देना चाहिए। और इसी तरह अकीदती इज्तिमात जो है हमारे, जो तवस्सुल के इज्तिमात हैं, जो अहले बैत से तवस्सुल करने के इज्तिमात हैं, उन्हें भी कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है, वबा है, ये क्योंकि मुलाकातों से और इज्तिमात से फैलने वाली वबा है। तो हर इज्तिमा से क्योंकि बीमारी फैल रही है या फैल सकती है या मुशाहिदा है, तो इज्तिमा में नमाज जमात भी आती है, इज्तिमा में नमाज जुमा भी आता है, इज्तिमा में तवस्सुल और अहले बैत से जो मोहब्बत का इजहार है वो भी इज्तिमा में आता है। तो हर इज्तिमा को, लिहाजा उलमा अहले सुन्नत ने तो फरमाया कि जमात होगी मगर चंद लोग जाएं मस्जिदों में, जुमे में भी कम से कम लोग जाएं। लेकिन हमने ये ऐलान किया कि नहीं, नमाज जमात भी फ़िक़्ह जाफ़िया की मस्जिदों में रोक दी जाए और नमाज जुमा भी रोक दी जाए। फुरादा नमाज पढ़ें, मस्जिदें खुली रहेंगी, इमाम बारगाह खुले रहेंगे, मगर लोग फुरादा नमाज पढ़ें और अल्लाह से अपने रुजू को बढ़ाएं और अहले बैत से तवस्सुल को फुरादा अंदाज से अदा करें। बिल्कुल। तो सर क्या समझते हैं जो ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए गए, अब मज़ीद सख्त किया जा रहा है ये क्रैकडाउन, और शायद अब जुमरात के रोज़ से महज कुछ घंटों के लिए दुकानें खोलने का हुक्म होगा, इसके बाद दुकानें नहीं खुल सकेंगी, अशिया ख़ुरूज ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए ही दुकानें खुलेंगी, और इसके अलावा सख्त क्रैकडाउन या सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, अगर हमारी अवाम ने इस लॉकडाउन को मान लिया होता और इन चंद दिनों में उस पर अमल कर लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। हुकूमत भी मजबूर है, क्योंकि जब ये आलमी सतह पर ये बात मुशाहिदे में आ चुकी है कि मुलाकातों से और इज्तिमात से, तो अब हम देख रहे हैं कि चंद दिनों से ये जो लॉकडाउन है इसका असर वो नहीं निकला, वो नतीजा नहीं ले पाई हुकूमत जो लेना चाहिए था। तो अब अगर इस तरफ ये जा रहे हैं तो ये भी बहुत बातिल नाखास्ता जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छा है, मगर मजबूर हैं इसलिए कि ये शायद हल है कि लोगों को इज्तिमात से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं, वो खुली रहेंगी, लेकिन जो नमाज बाजमात है या इज्तिमाई नमाज जुमा है, उनमें फ़िलहाल उनको मौखर कर दिया जाएगा, यानी जब तक कि इस वबा से ये कौम निकल नहीं जाती उस वक्त तक ये तमाम चीज़ें रोक दी जाएंगी। यानी जो लोग चाहें इमाम बारगाह में आके अगर नमाज़ पढ़ना चाहें तो बिल्कुल अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इमाम बारगाहें, अल्लाह का घर, मसाजिद, तमाम चीज़ें तमाम लोगों के लिए खुली रहेंगी, लेकिन जो बाजमात नमाजें हैं उनको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। और नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जो एहतियाती तदाबीर लोग वज़ू जिस तरह कहा गया है कि घर से करके जाएं, नवाफिल और सुन्नतें जो हैं वो घर पे ही अदा करें, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं वो मसाजिद में अगर कोई चाहता है अदा करना तो वो कर ले, लेकिन ऐसे लोग जो कि बीमार हैं या जिनकी सेहत इस काबिल नहीं है, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो अगर घर पे भी ये नमाज़ें अदा करते हैं तो उनको जमात का ही सवाब मिलेगा अगर वो अपने अहल खाना के साथ बाजमात नमाज अदा करें। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त सरवत एजाज कादरी साहब मौजूद हैं जो कि सरबराह हैं सुन्नी तहरीक के। हम इनसे बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। खैरियत से आप? जी सर, क्या कहते हैं, आज जो ख़ास तौर पे एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम जो उलमा हैं और मुफ्तियान हजरात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जुमे के इज्तिमात से गुरेज किया जाएगा, लेकिन उसे मौखर किया जाएगा, लेकिन
बाजमात नमाजें जारी रहेंगी, लोग वुज़ू करके घर से आएँ और मसाजिद खुली रहेंगी, इमाम बारगाहें खुली रहेंगी? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब और आपकी टीम का कि आपने इस हसास मौजू पे गुफ्तगू का मौका अता फरमाया। यकीनन हमारे अकाबरीन ने मिलकर और हुकूमत रियासत के साथ मिलकर एक मुत्तफ़क़ा फैसला हुआ जी। और ये यकीनन इन अकाबरीन का फैसला हक है। इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के अकाबरीन मौजूद थे, लिहाजा वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और हम समझते हैं कि जो इस वक्त ये वबा है जो तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुकी है, वो 89 ममालिक के करीब तकरीबन, तो उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पे होना ये भी एक खुशाइन बात है। और इंशाअल्लाह ताला इसी कुव्वत के साथ, इसी इत्तेहाद और इस संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह ये यकजहती का मुजाहरा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस वबा को पाकिस्तान से क्या दुनिया से फारिग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और यकीनन इसमें जो भी फैसले हुए हैं वो अच्छे हैं। और फर्ज नमाज के बाद यकीनन इज्तिमात का मसला है तो उसको भी मुख्तसर किया है अकाबरीन ने, तो खुश आइन है, अच्छा है। हम समझते कि दुआ का दरवाज़ा भी, और इसी वजह से बरोज़ जुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा इकराम के हुक्म के मुताबिक कल पूरे पाकिस्तान में यौम दुआ और यौम तौबा के तौर पे मनाएगी। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि ये वो दरवाज़ा है जिसके तवस्सुस से इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में भी, और इससे पहले भी ये कौम तो वैसे हिम्मत वाली कौम है। आपने देखा 2005 के अंदर भी, 2010 के अंदर भी कैसा यकजहती का मुजाहरा था, और फिर हमने उस तकलीफों पे काबू पाया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नतीजा रहेगा इसका। सर, इस हवाले से अजानें देने के लिए भी कहा गया है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से रात के 10 बजे मसाजिद से भी अजानें दी जा रही हैं और लोग अपनी छतों से भी खड़े होकर अजानें दे रहे हैं। सर, क्या कहते हैं आप? जी, ये माशाल्लाह से ये उलमा इकराम का बड़ा अच्छा फैसला था और ये हम सब अकाबरीन के साथ बैठकर हमने ये फैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड डे है कि पूरे तमाम पाकिस्तान में बाकायदा छतों पे चढ़कर, हमारे इधर कादरी हाउस के ऊपर भी बाकायदा रोजाना की बुनियाद पर नमाज का अजान का सिलसिला जारी है। और इंशाअल्लाह ताला कहते हैं इससे वबाएं दूर होती है, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आप देखेगा इस अजान की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हमारे दीगर और तकालीफ हैं, परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह ताला मुल्क को जो दरपेश और मसाइल हैं, मैशियत का मसला है, दीगर और ऐसे मसले हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारे वो तबका जो इससे बहुत तकलीफ और आजमाइश में आएगा, वो हमारे जो डेली वेजेस के ऊपर लोग हैं, हमारी फैक्ट्री के लोग हैं, रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, रोज़मर्रा का खाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उन पे आसानियाँ फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला कल भी ये अजानों का सिलसिला तो जारी रहेगा और इसके साथ इंशाअल्लाह ताला ये दुआओं का और ये तौबा का भी इंशाअल्लाह सिलसिला हमें बढ़ाना पड़ेगा। और हम कोशिश करें कि सब अपने घरों में रहते हुए छोटी छोटी दुरूद शरीफ और जिक्र की महफिलों का भी आगाज करें इंशाअल्लाह ताला। इस दुरूद की बरकत से, जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह ताला हम सब पर आसानियां फरमाएगा। बल्कि क्योंकि ये पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए एक मसला है, हम तो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में ये करम फरमा दे अपना। बल्कि एक दिल की बात है, वो आप अक्सर बैठे होते हैं तो अपनी दिल की बात कह जाते हैं, तो आप संभाल भी लेते हैं फिर उस मामले को। तो वो ये है कि अक्सर मैं कहता हूँ जो ममालिक हैं, जैसे मिसाल है कि मैं खास तौर पे उन ममालिक के लिए जो फलस्तीन, शाम, बर्मा, अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और भारतीय वो मुसलमान जीती कर वो जहाँ जहाँ ममालिक है जहाँ पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर का लॉकडाउन देख के तो आज दुनिया के लॉकडाउन वालों को भी पता चल रहा होगा कि लॉकडाउन क्या चीज होती है। तो हम समझते हैं उनको भी उस तरफ आना चाहिए, तौबा की तरफ आए और ये जुल्म और ये ज्यादती का सिलसिला बंद होना चाहिए ताकि रब का करम हो सके, रब की नवाजिशें हो सके। और हमने जिस तरह रब की सरजमीन को खून आलूद किया है जुल्म और ज्यादती के साथ, हम समझते हैं कि उन तमाम कौमों को सोचना चाहिए जो इस लॉकडाउन का, खास तौर पे भारत जहाँ पे आज 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, जुल्म है, ज्यादती है, तो हम समझते हैं कि उनको भी तौबा की तरफ आना चाहिए। बल्कि मैं एक मस्जिद कल देख रहा था कि न्यूजीलैंड के अंदर
न्यूजीलैंड की एक मस्जिद के अंदर, बल्कि एक चर्च के अंदर जी। बाकायदा दोनों ने मिलकर अल्लाह के 99 नाम का जिक्र किया, उन्होंने अपने अंदाज से किया, मतलब मिल के किया, मुश्तरका तौर पे गिरजाघर में हुआ। तो आज यानी कि उनको भी हकानियत की, रब की ताकत का के है। इटली के वजीर आजम ने जब कहा कि मैं दुनिया के अंदर तो हम सारी आजमाइशें कर चुके, कि आज पूरी दुनिया में कोई दवा बनाने के इतना बड़ा वो आया कि कोई दुनिया में कोई दवा नहीं बना सका अभी तक। तो यकीनन एक रब का इम्तिहान है। और कल जब इटली के वजीर आजम ने ये कहा कि आज मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, तो और न्यूजीलैंड की वजीर आजम और न्यूजीलैंड के वो गिरजाघर में जो अल्लाह के 99 नाम का जिक्र हुआ, तो हम समझते हैं कि हम सबको तमाम मज़ाहिब का एहतराम और अदब करते हुए रब की बारगाह में हम सबको तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सरवत एजाज कादी साहब, सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहना चाहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात करना चाहेंगे सिंध हुकूमत का जो फैसला है, जिसमें ज़रा ये कहते हैं कि अब ये फैसला किया जा रहा है कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाएगा। यानी पहले तो तमाम करियाने के स्टोर, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर्स, ये तमाम जो स्टोर्स हैं ये खुले रह सकते थे, 24 घंटा भी खुला रखना चाहें तो खुले रह सकते थे। फिर कल हमने ये देखा कि इसे रात 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बंद करने के अहकामात जारी हो गए। उसके बाद अब ज़रा ये कहते हैं कि ये फैसला किया जा रहा है कि शायद चंद घंटों के लिए ये जो अशिया खुरनोश के स्टोर्स हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, इन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी और इस लॉकडाउन को 4 दिन के लिए मज़ीद सख्त किया जाएगा। यानी इस केयर फॉर यू को तकरीबन कर्फ्यू जैसा कर दिया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से अब ये फैसला आने वाला है कि इस लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाएगा, यहाँ तक कि जिस तरह कर्फ्यू में होता है कि सुबह और शाम के कुछ घंटे होते हैं जिनमें दुकानें खुलने की इजाज़त होती है, इसके अलावा बिल्कुल लॉकडाउन किया जाता है। अब इसे तकरीबन कर्फ्यू जैसा कर दिया जाएगा, आप क्या कहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए मैं तो पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि जो भी लॉकडाउन किया जा रहा है वो एक लॉजिकल होना चाहिए। और लॉकडाउन का अनाउंसमेंट या कर्फ्यू का अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको, मगर उसके पीछे जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। और इस लॉकडाउन में भी हमने ये देखा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुई है, पोर्ट डिस्टर्ब हुए हैं, ऑयल के टैंकर डिस्टर्ब हुए हैं। जब लोग अपनी फैक्ट्रियों पे नहीं पहुंचेंगे तो आटा, चावल, दाल ये कैसे लोगों को पहुंचेगा? नंबर 1। नंबर 2, सारा मार्केट बंद पड़ी हुई है और इस मार्केट को सप्लाई कहाँ से मिलेगी? सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम राशन घरों तक पहुंचाएंगे, मगर उसकी क्या तैयारी है? एक्चुअली इन्हें कमांड एंड कंट्रोल रूम भी विजिट कराना चाहिए सारे मीडिया को कि किस तरह ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, राशन किस तरह भेजेंगे, कहाँ जा रहा है। डिटेल ब्रीफिंग नहीं आ रही, जिससे लोग कंफ्यूज हैं। हमें पैनिक बहुत हो चुका है और उस पैनिक के चक्कर में खाली कोरोना से ही अमवात नहीं होंगी, जो इसके अलावा डिजीजेज हैं, कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, लीवर और मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज डेली बेसिस पे लोग होते थे, अब वो बीमार लोग कहाँ जाएंगे? सारे हॉस्पिटल जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं चंद एक के अलावा। और हमें जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वो हॉस्पिटल से बाहर हमें मुंतकिल करने चाहिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो। कर्फ्यू जरूर लगाना, अगर ये लगाना चाहते हैं लगाएं, मगर इस वक्त जो आम आदमी की दस्तरस से चीजें बाहर हो गई हैं, इवन ये कि अगर हम भी राशन बांटना, मैं भी चाह रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, तो खासी मुश्किलात हो रही हैं। इन्हें मुख्तलिफ एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी करनी होगी और पुलिस को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, और हैं भी मेरा ख्याल है, मगर
آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پولیس کی فرنٹ لائن پہ اس وقت وہ بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے علاوہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، مگر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انڈیو ایڈوانٹیج بھی لے رہے ہیں، لوگ تنگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. وہ ایک سسٹم بہت ہونا چاہیے اس میں جو ہے. ظاہر ہے اب ہمیں ایک قوم کے طور پہ سامنے آنا ہے. پرائم منسٹر نے بھی بڑا زبردست ریلیف پیکیج اناؤنس کیا ہے، مگر سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. اب سندھ گورنمنٹ نے بجلی کی بات کی، بجلی تو ان کے ڈومین میں آتی ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا چاہیے. اور آج دیکھیں ایک کھیپ آئی ہے چائنا سے، الحمدللہ ماسک بھی آئے ہیں، N95 بھی آئے ہیں. اب اگلے ایک ہفتے میں کافی وینٹیلیٹر وغیرہ سپلائی آ جائے گی. ہمارے یہاں جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ پیرامیڈیکل سروسز جو ہیں وہ ناکافی ہیں، اور یہ کورونا سے لوگ مرتے کم ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ فرٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہے، مگر ہمارے یہاں سروسز، ہیلتھ سروسز نہیں ہے. پچھلے اب بات یہی ہے نا کہ کچھ لوگ تو فرنٹ لائن کے اوپر جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت اچھے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے، مراد علی شاہ کے، کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ بالکل ڈفرینٹ آ رہے ہیں. اس طرح یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی جو ہے نا جو لاک ڈاؤن کا مقصد تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں اپنی ہیلتھ سروسز کو بہتر کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ نے کتنا پروکیورمنٹ کیا ہے وہ آ کے بتائیں، تاکہ ایک مطلب لوگوں کو آسانی ہو اور ان کے پینک ختم ہو. لوگ بہت زیادہ پینک ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، یہ سلسلہ تو آگے تک جائے گا. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پینک نہیں ہونے دے اور معاملات کو بڑی اچھی طرح سلجھے ہوئے طریقے سے مینیج کرے. سندھ گورنمنٹ نے ضرور انیشیٹو لیا ہے، مگر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی پینک ہو چکے ہیں، اور اس لیے یہ کرفیو لگ جائے گا تو پھر اور مشکلات آ جائیں گی. کرفیو کی جگہ ہمیں لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہم ایز اے سوسائٹی بھی وہ رسپانس اپنی گورنمنٹ کو نہیں دیتے، ریاست کو جو دینا چاہیے. گورنمنٹ، میڈیا سب ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام اہلیان پاکستان سے کہ بھائی وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اگر مسجدیں بند کی گئی ہیں تو باہر میں نمازیں ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی. ساری دنیا میں یہ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں امریکہ میں لاک ڈاؤن جو ہوا ہے وہ اس طرح کا ہوا ہے، آپشنل ہوا ہے. آپ بند کرنا چاہیں اپنا بزنس تو بند کر دیں، اور نہیں کرنا چاہیں تو آپ گھر سے بھی، آفس سے بھی چلا سکتے ہیں. کوئی قسم نامی کوئی چیز نہیں ہے. 1000 آدمی تقریباً 800 آدمی وہاں پہ مر چکے ہیں، اور جو وہاں پہ ہیلتھ سروسز ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہیں. نیو یارک کے میئر کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. باقی جگہوں پہ ہمیں بہت لاجیکل چلنا ہے. آفتاب بھائی، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی کل امریکہ میں، جو ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، پیرامیڈکس بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت امریکہ میں بھی جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کا فقدان ہے، اور امریکہ اب تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے اس وقت کورونا کے پھیلاؤ میں اور اموات کے اور پازیٹیو کیسز کے حوالے سے. سر 7 یا 8 ریاستیں آلریڈی لاک ڈاؤن ہیں. کیلیفورنیا جیسی ریاست کا لاک ڈاؤن ہونا، اور وہاں پہ بھی سر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ایون ہاسپٹلس کو خالی کرا لیا گیا ہے ممکنہ طور پہ کرونا کے پیشنٹس کی آمد کے پیش نظر. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ میں یہ سب سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان، جس میں تمام ہمارے صوبائی گورنمنٹ بھی شامل ہیں، انہوں نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا ہے. امریکن گورنمنٹ بہت لیٹ اٹھی ہے، اسی طرح برٹش گورنمنٹ بھی بہت لیٹ اٹھی ہے. وہاں ان کی آبادی بھی ہم سے بہت زیادہ، 33 کروڑ کی آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، جبکہ فیسلٹیز جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. میں خود بھی ابھی 10-12 دن پہلے امریکہ میں تھا، اور جب میں نے وہاں پہ بھی دیکھا تو کوئی لاک ڈاؤن والی صورتحال نہیں ہے. میں لاسٹ ٹیوزڈے کو آیا ہوں تو وہاں لاک ڈاؤن والی صورتحال نہیں ہے. میرے بھی ریلیٹیوز ہیں، سب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار بھی چل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں دیکھنا کیا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کا اس طرح لاجیکل، جو میں بات کرتا ہوں لفظ لاجیکل کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح پلان کریں کہ کچھ بزنس بھی آگے چلتے رہے. ہمارے یہاں تو ٹوٹل پورے پاکستان میں بزنس ختم ہو چکا ہے. ایکسپورٹ پر رک گئی ہیں، امپورٹ رک گئی ہیں، فیکٹریاں بیٹھ گئی ہیں. لاکھوں لوگ جو فیکٹریوں میں ملازمت کرتے تھے ان کا راشن کون پہنچائے گا، کہاں سے پہنچے گا. عام میڈیسنز بھی کم ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہاسپٹل میں ابھی کچھ جاننے والوں کو کسی کا بیمار ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں کس ہاسپٹل میں لے کے جاؤں. مطلب کورونا کا پیشنٹ نہیں تھا. آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ بتائیے کہ نارملی پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ ہاسپٹل ڈیلی جاتے ہیں. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کوئی ایس او پیز نہیں ہے. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ کلینک کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیشنٹ کو جب بلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ گاڑی میں آپ ویٹ کریں،
جب اندر آتے ہیں اس کو ماسک اور گلوز پہناتے ہیں اور جلدی فارغ کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ SOPs بھی آنی چاہیے. میں ابھی آپ کے فون سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو منصور صاحب ہیں, ایک اینکر ہیں منصور علی خان صاحب, وہ دکھا رہے تھے, ان کا پروگرام بھی آیا ہے, بڑا زبردست کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا جہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, لائیو ڈیٹیلز بھی آ رہی ہے, دنیا کی بھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. ہمیں جو ہے کچھ اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. ہمارا جو ہیلتھ سروسز ہیں اس کو کیسے امپروو کرنی ہے. آج تک تو ہم 72 سالوں میں نہیں کر پائے. اب یہ وقت آیا ہے کہ اس وبا سے جو عذاب الہی ہے, ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے ملک کے عوام کے لیے بہتر سروسز آرگنائز کریں. اس وقت دنیا میں صرف چائنا واحد ملک ہے جو آپ کو میڈیکل اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. جی اچھا آفتاب صاحب, ہماری اس حوالے سے بات چیت ہوئی ناصر حسین شاہ صاحب سے, وزیر بلدیات و اطلاعات. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تمام صوبے لاک ڈاؤن پر جا رہے ہیں, نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پنجاب, بلوچستان, KP کے, تو سر پھر کیا وجہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر اس لاک ڈاؤن کی سپورٹ نہیں کرے گی تو کس طریقے سے کام چلے گا؟ یعنی ریل کے راستے بند, انٹر سٹی بس سروس بند, انٹر پروونشل بس سروس بند, آپ کے ہوائی اڈے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, تمام قسم کی اندرون ملک اور بیرون ملک پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. تو سر اب لاک ڈاؤن میں کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وفاقی حکومت کنسلٹیشن کے ساتھ, تمام صوبائی حکومتوں کے سے کنسلٹیشن کے ساتھ اگر یہ اس لاک ڈاؤن میں سپورٹ کرتی تو شاید مزید آسان ہوتا چیزوں پر قابو پانا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہماری 70% آبادی تو گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے. اور اس وقت یہ ہوا کہ اس لاک ڈاؤن کے لفظ نے اتنا پینک مچا دیا ہے کہ جو ٹرالر کا ڈرائیور تھا, ٹینکر کا ڈرائیور تھا, مختلف سپلائی چین کے لوگ تھے, سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگ رہے ہیں. پاکستان پیرالائز ہو رہا ہے. اس وقت پنڈی میں بھی لاک ڈاؤن ہے, پارشلی اسلام آباد میں بھی ہے, مگر دفاتر بھی کام کرنے ہیں, FBR نے بھی کام کرنا ہے, اکانومک جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے, پارلیمانی لیڈر بھی کام کر رہے ہیں, گورنر ہاؤس بھی کر رہے ہیں, CM ہاؤس بھی کر رہے ہیں. 100% لاک ڈاؤن ہو نہیں سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیرالائز تو نہیں کر سکتے نا ملک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی سپلائی چین میں جیسے ہی رکے گی پینک ہو جائے گا, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور یہ کرفیو کا ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے, کیونکہ جب لوگ پریشان ہوں گے, گھروں میں آٹا دال چاول نہیں ہوگا, اس کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے ضرور لگائیں. پہلے انتظامات تو بتا دیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس وقت آپ نے لاک ڈاؤن کیا, بڑا اچھا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسینشیل سروسز ڈکلیئر کریں. ان سروسز کو پولیس اور جو ایجنسیز ہیں ان کو بتائیں. عام روڈ کے بس سپاہی جو کھڑا ہے, وہ خود میں ڈیلی نکلتا ہوں, راؤنڈ لیتا ہوں, تو پولیس والے بغیر ماسک کے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سمجھاتا ہوں, پھر میرے پاس ہوتے ہیں میں دے دیتا ہوں. تو ہمیں جو ہے نا ڈاؤن دا لائن جو ہے نا یہ چیزیں کنوے کرنی ہوں گی. اس میں ٹائم نہیں ملا. میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے اپنے تمام لوگوں کو, سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, KP اور بلوچستان, یہ لوگ سب دن رات کام کر رہے ہیں. آپ کا CM بھی کام کر رہے ہیں, پرائم منسٹر دن رات کام کر رہے ہیں. ان کی توجہ سے اس بات پہ ہے کہ اکانومی کو کیسے کھڑا دوبارہ کیا جائے. یا اس وقت جو صورتحال ہے, جن لوگوں کے ایکسپورٹ آرڈر رک گئے ہیں, امپورٹ ابھی رک جائے گی. آپ کی دالیں 80% دالیں باہر سے آتی ہیں, تو اگر پورٹ کی سروسز بند ہو جائیں گی, کرفیو میں لوگ نہیں جائیں گے, لوگوں میں خوف اعراض پیدا ہو گیا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس قسم کے ارینجمنٹ کرنے ہیں جس سے ملک پیرالائز نہ ہو. اب 8 بجے, آج رات کو 8 بجے سارا بند ہو گیا ہے. عام آدمی جو دوائیوں کے لیے جاتا تھا وہ دوائیاں اسے نہیں ملی, سارے میڈیکل اسٹور بھی بند ہو گئے, ماں سوائے ہاسپٹلس کے ساتھ جو فارمیسیز ہیں. تو ہمیں مطلب یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کا پینک کریٹ نہیں کرنا کہ کورونا سے زیادہ بھوک, افلاس اور دوسری بیماری سے لوگ مر جائیں. کورونا ضرور ڈیفینیٹلی اس کو مینیج کرنا ہے, اور سب مل کے ہی کریں گے. الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی سوائے ایک شہباز شریف صاحب کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اور ایک پیج پہ ہیں, اور ایک ساتھ وہ موو بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی سپورٹ کا اعلان کیا, پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے. اور مگر یہ کہ ہمیں ایز اے قوم اس کام کو فریضہ سمجھ کے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو
روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز والے ہیں، جن کے گھر کے چولہے کا دار و مدار ان کے اس دن کی مزدوری پر ہوتا ہے. ایسے تمام لوگوں کو کس طرح راشن پہنچایا جائے گا، کس طرح ان کے گھر تک خوراک پہنچائی جائے گی؟ پھر اگر یہ لاک ڈاؤن مزید اسی طرح سے قائم رہتا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ صوبے میں خوراک کی قلت ہو جائے یا شہر میں خوراک کی قلت ہو جائے اور آٹا، چاول، دال، ان چیزوں کو لوگ ترسنے لگیں، یا پھر پورٹ سے جو چیزیں آتی ہیں جب لوگ پورٹ تک نہیں جا پائیں گے، یہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، تو پھر ان تمام چیزوں کی بھی قلت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن اپنی جگہ، لوگوں کی صحت بالکل سب سے پہلے ہے اور لوگوں کو خود بھی تعاون کرنا چاہیے اس لاک ڈاؤن میں سے حکومت کہ کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ کی جائے. لوگ رضاکارانہ طور پر اگر اپنے گھروں میں محدود رہیں گے تو شاید سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہرحال ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.